टीवी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ हम लेकर आते हैं हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो महाराष्ट्र चलिए जान में लेते 16 हैं आज नवंबर की यानी ताजा आज से सुर्खियों के सभी बारे में। धार्मिक स्थल खुल गए हैं। महाराष्ट्र में हमारी उद्धव पहली ठाकरे खबर है, सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर, मस्जिद, अमेरिका के गुरुद्वारे, राष्ट्रपति चुने गए दरगाह जो सभी बाइडेन को के खोलने साथ की फोन इजाजत पर दे बात दी की। है, आइए जान लेते हैं इस लेकिन खबर के बारे में आस्था के विस्तार लिए से। धार्मिक स्थलों में जाने से पहले अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे कोविड-19 महामारी से पार पाने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने और एक सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने सहित सभी साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक है। बाइडेन की सत्ता हस्तांतरण दल ने यह जानकारी दी है। देश में 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत थी। बाइडेन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के सत्ता हस्तांतरण दल ने बताया, निर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा है कि वह कोविड-19 महामारी से पार पाने और भविष्य में आने वाले स्वास्थ्य संकटों से बचाव की तैयारी करने, जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने, वैश्विक अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली के लिए कदम उठाने, देश में तथा विदेशों में लोकतंत्र को मजबूत करने और एक सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने सहित सभी साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक है। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद जारी बयान के अनुसार बाइडेन ने मोदी की बधाई के लिए उनका आभार व्यक्त किया और दक्षिण एशियाई मूल की पहले उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने और उसे विस्तार देने की इच्छा व्यक्त की है। इससे पहले मंगलवार को मोदी ने ट्वीट करके कहा, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी है। हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। उन्होंने कहा, उनकी सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। यह समुदाय भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान जारी करके कहा कि मोदी ने बाइडेन के निर्वाचन के लिए उन्हें बधाई दी है। इसी खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और कई अन्य शिक्षा मित्रों ने राज्य सरकार के 7 जनवरी 2019 के आदेश को चुनौती दी थी। आदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 को उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 65% अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 60% अंक का कट ऑफ निर्धारित किया गया था। पीठ ने कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने वाले शिक्षा मित्रों को अगले चरण में प्रतियोगिता में बैठने का एक और अवसर दिया जाएगा। इस साल मई में घोषित परिणाम के आधार पर सहायक बेसिक शिक्षकों के 69,000 खाली पदों को भरने की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने इन नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए यह कदम उठाया। एक याचिका उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने भी दायर की थी। ये याचिकाएं शिक्षकों के चयन के लिए निर्धारित कट ऑफ अंकों को सही मानने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थी। संघ और अन्य शिक्षा मित्रों ने उत्तर प्रदेश सरकार के 7 जनवरी 2019 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में कहा गया था कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 को उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 65% अंक लाने हैं। इसी खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है एस जयशंकर के राज्यसभा चुनाव को चुनौती, नोटिस जारी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर के गुजरात से राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी कर दिया है। याचिकाओं में राज्यसभा की नियमित व उपचुनाव वाली रिक्त सीटों के चुनाव के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी करने के चुनाव आयोग के अधिकार को भी मुद्दा बनाया गया है। इन याचिकाओं में कांग्रेस के नेता गौरव पंड्या ने दायर की है।
इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर में हम आपको बता दें कोरोना के आंकड़ों के बारे में। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिवाली के बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों के आंकड़े में बुधवार को बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से 131 मरीजों की मौत हुई है और 7,486 मरीजों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह अब तक 24 घंटे में हुई मौत का सबसे सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले लगातार 2 दिन 99 मौतें हुई थी। 12 नवंबर को 104 लोगों की जान दिल्ली में गई थी। नए मामले मिलने के बाद संक्रमण की दर 12.03% और मृत्यु की दर 1.48% दर्ज की गई है। अब तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से 7,983 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 62,232 मरीजों की कोरोना संक्रमण जांच की गई थी और इस दौरान 6,901 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी भी दी जा चुकी है। तेजी से आ रहे नए मामलों की वजह से सक्रिय मामलों के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बुधवार को सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 42,458 हो गई और इस समय 24,842 ऐसे भी मरीज हैं जिनका इलाज घर में एकांतवास में किया जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने परामर्श जारी कर कहा है कि कोरोना विषाणु संक्रमितों के उपचार में प्लाज्मा पद्धति का अंधाधुंध इस्तेमाल सही नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण बुधवार से गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने सीमा पर दिल्ली से आने वाले कुल 165 लोगों की औचक कोरोना जांच की थी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है ट्विटर ने मांगी माफी, गलती सुधारने का किया वादा। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने लद्दाख को गलत ढंग से चीन के हिस्से के तौर पर दर्शाने को लेकर एक प्रमुख संसदीय समिति से लिखित में माफी मांगी है और यह वादा किया है कि इस महीने के आखिर तक वह इस गलती को सुधार लेगी। डाटा संरक्षण विधेयक संबंधी संयुक्त समिति की प्रमुख मीनाक्षी लेखी ने बुधवार को यह जानकारी दी। लेखी ने बताया कि भारत के मानचित्र की गलत ढंग से जियो टैगिंग करने के मामले में ट्विटर ने मुख्य निर्देशाधिकारी डेमियन केरेन के हस्ताक्षर वाले एक हलफनामे के तौर पर अपना पक्ष रखा है। पिछले महीने इस समिति ने लद्दाख को गलत ढंग से चीन के हिस्से के तौर पर दर्शाने को लेकर ट्विटर की सख्त लहजे में आलोचना की थी और अमेरिका में मौजूद इस कंपनी से हलफनामे के रूप में स्पष्टीकरण मांगा था। इसी खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना जरूरी है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बुधवार को बताया कि वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना अप्रैल में अनिवार्य कर दिया गया था और यह नियम अभी लागू है। न्यायमूर्ति नवील चावला के समक्ष दायर एक हलफनामे में सरकार ने यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने एक वकील की ओर से दायर याचिका को लेकर यह हलफनामा दाखिल किया। इसी खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन, नेताओं ने जताया शोक। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। भाजपा की वरिष्ठ नेता और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का बुधवार को निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सिन्हा के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि वह एक समाज सेवी के अलावा कुशल लेखिका भी थी, जिन्होंने साहित्य और सांस्कृतिक जगत में बहुत योगदान दिए हैं। हमारी स्टार न्यूज की पूरी टीम गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की मंजूरी देने से अदालत का इनकार। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों जैसे कि तालाबों और नदी तटों पर छठ पूजा के आयोजन पर दिल्ली सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस बाबत दी गई याचिका को अदालत ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इस बार घाटों पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि राजधानी में इस संक्रमण की तीसरी लहर चल रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने की अनुमति देना बहुत ही ज्यादा घातक होगा। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष की ओर से जारी प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। डीडीएमए ने 10 नवंबर को अपने आदेश में कहा था कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ के एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। याचिकाकर्ता दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट ने छठ पूजा के लिए 1000 लोगों के जुटने की अनुमति मांगी थी। इस पर पीठ ने कहा, वाकई ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार शादियों में 50 से अधिक व्यक्तियों को इजाजत नहीं दे रही है, तब आप 1000 लोग चाहते हैं। पीठ ने कहा कि प्रशासन ने दिल्ली में संक्रमण के प्रसार को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया। ऐसे में आपकी याचिका में दम नहीं है। पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से बिल्कुल परे है। अदालत ने कहा कि प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता कोविड-19 की स्थिति से परिचित नहीं है। इसी खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति, उपराज्यपाल ने दी स्वीकृति। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि शादी समारोह में केवल 50 ही लोगों को अनुमति दी जाएगी। दिल्ली सरकार के इस मसले पर बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है और यह फाइल दिल्ली सरकार को भेज भी दी है। आपको बता दें कि देर शाम मुख्य सचिव विजय देव ने इस बाबत लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक दिल्ली में ऐसे समारोह में 200 मेहमान तक आने की अनुमति दे दी गई थी। एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक दिल्ली में शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 तक करने की अनुमति दे दी थी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए बुधवार को दिल्ली सरकार ने अपने उस आदेश को वापस लिया था और प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था, जिसको अब उपराज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। इसी खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कोरोना मरीजों के लिए बढ़ेंगे 1400 बिस्तर। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने अस्पतालों में आईसीयू बिस्तर बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी है। बुधवार को अस्पताल प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जीटीबी अस्पताल प्रशासन 238 आईसीयू बिस्तर बढ़ाने के लिए तैयार है। इसे मिलाकर दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में 663 आईसीयू बिस्तर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को 750 बिस्तर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। दोनों को मिलाकर कुछ दिनों के अंदर 1400 आईसीयू बिस्तर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय दिल्ली के अंदर आईसीयू बिस्तर कम बचे हैं। शुक्रवार तक यह कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि आज होगी इसकी सर्वदलीय बैठक। कोरोना मामले बढ़ने के बाद से ही राजनीतिक घमासान भी बढ़ रहा है। इस हालात को काबू पाने के लिए गुरुवार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के लिए कांग्रेस भाजपा को भी निमंत्रण भेजा गया है और यह बैठक दिल्ली सचिवालय में होगी। उधर छठ घाटों के मामले में पूछे एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा एक ही आग्रह है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त सेवा का है। ऐसे कठिन परिस्थिति में कोई बीमार होता है तो उसकी मदद की जाती है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा प्राचीन विश्वविद्यालयों से प्रेरणा लेने की जरूरत। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को कहा कि आज की चुनौतियों से निपटने के लिए हम तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी विश्वविद्यालयों से प्रेरणा ले सकते हैं।
जिन्होंने शिक्षण और अनुसंधान के उच्च स्तर निर्धारित किए थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU के चौथे वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के भारतीय विद्वानों को इस तरह के मूल ज्ञान का सृजन करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए किया जा सके। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहे। इस दौरान 600 से अधिक PhD विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। कोविंद ने कहा कि आज की चुनौतियों से निपटने के लिए हम तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी विश्वविद्यालयों से प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने शिक्षण और अनुसंधान के उच्च स्तर निर्धारित किए थे। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के विद्वान और विद्यार्थी इन केंद्रों में आए। राष्ट्रपति ने कहा कि उस प्राचीन प्रणाली में आधुनिकता के कई तत्व थे और उसने चरक, आर्यभट्ट, चाणक्य, पाणिनि, पतंजलि, गार्गी, मैत्रेयी और तिरुवल्लुवर जैसे महान विद्वानों को जन्म दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि आज के भारतीय विद्वानों को इस तरह के मूल ज्ञान का सृजन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।